Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम करने वाले हैं #19 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी। ऑपरेशन रिसर्च के चैप्टर को MTE 12 जो इग्नू के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने अब तक 18 वीडियोस शूट किए हैं। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर के आई बटन पे जाइए, जहां पर आपको 1 by 1 MTE 12 यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन रिसर्च के सारे वीडियोस 1 by 1 आपको दिख जाएंगे जो भी आपके कोर्स में। फिलहाल हम ओपन करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी या फिर इन ऑपरेशन रिसर्च। आप लोगों ने उसे सर्च किया है और आप हमारे वीडियो पे पहुंचे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी। आई विल टेल यू कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैं एक क्लास में एंड नहीं कर पाऊंगा। इट इज गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 वीडियोस कैसे होने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट वीडियो में आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी के बेसिक्स के बारे में समझा दूंगा और मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर किसी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करूं तो उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स या फिर सॉल्व करने के मेथड्स नहीं बल्कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पाने के मेथड्स के बारे में बताता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, उस क्लास में हम एक्चुअली जो मेथड्स में बताने वाला हूं वो टोटल 3 मेथड्स बताने वाला हूं, तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि एक एक वीडियो में एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। हर एक मेथड खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मेथड। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उनको समझाना चाहूंगा और उसके बारे में बताना चाहूंगा। हर एक मेथड के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसे जानने के लिए हमारे काइंडली वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए समझने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स सीख रहे हैं आप, अगर आप इस टाइम पे वीडियो को स्किप करना स्टार्ट करोगे या वीडियो को सोचोगे कि चलो मैं कोई दूसरा पार्ट देख लेता हूं, दैट विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग। If you want to learn something, you have to be continuous. So let us just start. Transportation problem in LPP. सबसे पहले बताऊं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ इस तरह के स्क्वायर बॉक्स के अंदर में दिखेगा। अब यहाँ पर जो एंट्रीज है हमारी आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 रोज दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स में भी 5 एलिमेंट है, तो रो 5 कॉलम 5 दिख रहा है, यानी कि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ऑलवेज आपके सामने एक स्क्वायर दिया जाएगा जिसकी एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी रो में होंगी उतनी ही कॉलम में होंगी। ऑलवेज एक स्क्वायर ही दिखेगा। अब यहां एक सवाल उठता है कि इस एंट्रीज के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो क्या होते हैं, मैं पहले उनको समझा दूं। तो मेनली सप्लाई और डिमांड को बाद में देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बेसिक को समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप किसी एक कंपनी या किसी एक फैक्ट्री के ओनर हो, ठीक है, आप चाहते हो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना। बीइंग अ मैथमेटिशियन आप बड़े किसी कंपनी में बैठ के उसके ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को मिनिमाइज करने का तरीका घर बैठे निकाल सकते हो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ लिया। इसी सीरीज में असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, ठीक है, और सेल्समैन प्रॉब्लम भी है। उन सब के बारे में डिस्कशन सेपरेटली हमारा चलता रहेगा। एक एक वीडियोस के बाद अगले वीडियो में मिलते रहेंगे जहां जानते रहेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी में जनरली आपका मेन एम होता है कि आपके पास एक सिंपल एलपीपी होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और आप करोगे उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, जिसे आप करोगे मिनिमाइज ऑलवेज। लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो थोड़ा डिफरेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। डिफरेंट कुछ इस तरह से पॉसिबल होता है कि आप ध्यान से देखो, या फिर मैं आपको बता दूं कि जब एलपीपी का जो दूसरा फॉर्मूला आएगा तो आप उसको इससे इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको आज के क्लास में बताता हुआ चलूंगा। तो दोनों ही फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बताऊं, ओरिजिन एक्चुअली आपके फैक्ट्रीज है जहां से आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना है, तो ये फैक्ट्रीज भी हो सकती है। और डेस्टिनेशन है आपका वो प्लेस जहां पर आपको ये ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना है। अब अगर मैं एक बात सिंपल से बताऊं कि अब 2 लोकेशन के बारे में सोचो। 2 लोकेशंस में अगर मैं आपको बोलूंगा कि ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो आप नियर पॉइंट और फार पॉइंट किसके पास अपना ट्रांसपोर्ट ले जाना चाहोगे? ऑब्वियसली बोलोगे कि सर मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कमाना है, मैं नियर वाले के पास दूंगा, राइट। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि आपको किसी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, ठीक है, फार वाले पे जाकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमाइज होता है, तो आप बोलोगे फार वाले के पास जाकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमाइज क्यों होगा? ट्रांसपोर्टेशन में तो ज्यादा लग जा रहा है। रिमेंबर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामने वाले का डिमांड है, जो आपसे ओरिजिन ए वाला जो सामने है, जो नियर पॉइंट है, वो जो आपसे डिमांड कर रहा है, आपके पास उतना क्वांटिटी है नहीं, तो आपको कहीं और से तो मंगाना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको दूर वाले पॉइंट पे भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सामने वाला
आपके पास डिमांड रख रहा है, आपके पास एनफ होना चाहिए वो सप्लाई। तो सप्लाई आप हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को साइड सोचते हुए डिमांड और सप्लाई को ऑलवेज इक्वल रखोगे। यही चीज हमारे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करता है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो होता है जिसमें अभी जब मैं थोड़ा देर बाद आपको ये पूरा फुलफिल करके बताऊंगा, तो जो सप्लाई का अमाउंट होता है यहां पर और जो डिमांड होता है वो यहां पर दोनों सेम होता है। आपको कभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसा सिचुएशन दिख सकता है जब ये स्क्वायर न बन रहा हो, तब क्या होगा? रिमेंबर, जब ये स्क्वायर न बन रहा हो तब एक्चुअली वो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और जब अनबैलेंस्ड होता है तो आपको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम किसे इंक्रीज करने पर वो बैलेंस होगा। उसके बेसिस पर हम लोग इसे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, और अनबैलेंस्ड को बैलेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको कोई एक रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करना होगा जिसमें सारे कॉस्ट जीरो होते हैं। ये कॉस्ट वर्ड क्या है, कहां पर कॉस्ट लिखे जाते हैं, ये थोड़ी देर में आप लोग जानने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, एक बार में सारी चीजें आपको समझ नहीं आ जाएंगी, धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। सुनते हुए चलिए, फिर आगे जाके आपको समझ आएगा। मैंने बोला जो भी आप कॉस्ट मतलब जो भी रो इंट्रोड्यूस करोगे या कॉलम इंट्रोड्यूस करोगे उसका कॉस्ट होगा जीरो। सबसे पहले बताऊं सारी चीजें किस तरह से होने वाली है। ये आपके ओरिजिन है, तो ओरिजिन हमेशा यहां पर लिखे जाएंगे, और ओरिजिन को मैं चलिए मान लेता हूं कि ये O1 ओरिजिन है, ये O2 ओरिजिन है, ये O3 ओरिजिन है, ये O4 ओरिजिन है, और ये ओरिजिन 5 है। और जो डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाना है ये है D1, ये है डेस्टिनेशन D2, ये है डेस्टिनेशन D3, ये है डेस्टिनेशन D4, ये है डेस्टिनेशन D5। तो इस तरह से ओरिजिन और डेस्टिनेशन आप लोगों ने देख लिया। अब अगर आप सिंपल सी बात समझो, ओरिजिन 1 से अगर डेस्टिनेशन 1 तक पहुंचाना है तो आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट आपका पड़ेगा कॉस्ट। आपको पता है ना ये कॉस्ट का पोजीशन क्या है? ये कॉस्ट का पोजीशन है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से आप सभी कॉस्ट को निकाल सकते हो, और सबका पोजीशन अलग होने की वजह से सारे कॉस्ट डिफरेंट होंगे। C12, C13, C14, C15। आपको पता है कॉस्ट की वजह से मैंने C डाला है, ओरिजिन की वजह से O डाला है, डेस्टिनेशन की वजह से D डाला है। ये C रख के मैं आपको ये इशारा भी कर दे रहा हूं कि C देख के आपको कॉस्ट के बारे में इशारा मिल जाए। C21, C22, C23, C24, C25। इस तरह से ये हो जाएगा C31, C32, C33, C34। अब आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लिखना ही पड़ेगा पूरा। C41, C42, C43, C44, C45। नेक्स्ट हो जाएगा C51, C52, C53, C54, C55। तो आप लोगों ने देखा कि ओरिजिन, डेस्टिनेशन और उसके कॉस्ट। अब आपको पता है कि एक और बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा डिमांड और सप्लाई। ट्रांसपोर्ट आप कर क्यों रहे हैं, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है और आपको वो सप्लाई देना है। कॉस्ट आप मिनिमाइज करना चाहते हो, लेकिन आप डिमांड और सप्लाई के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपके ओरिजिन का कोई मतलब नहीं होता है, आपके डेस्टिनेशन का कोई मतलब नहीं होता है अगर आपके पास डिमांड और सप्लाई नहीं है तो, राइट। तो डिमांड और सप्लाई को हमेशा और इसके बाहर लिखते हैं, और वो नंबर क्वांटिटीज होंगी जो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। A1, A2, A3, A4, A5। एक्चुअली आप सोच सकते हैं कि जब सर आपने सब लोगों को O और इस डेस्टिनेशन को D दिया तो सप्लाई को S देना चाहिए था। यस वी कैन, बट मैंने इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि एक्चुअली ये बाद में आपको बात समझ में आएगा। थोड़ा देर में जब मैं इसको LPP में कन्वर्ट करूंगा तब आपको ये इस बारे में और भी क्लियरली बताऊंगा। और आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा कि डेस्टिनेशन भी D होता है, डिमांड भी D से है, तो अगर D देंगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन। इसलिए मैं यहां दूंगा B1, B2, B3, B4 or B5. This will again give you a very clear idea when I'm going to make equations. Equations means not equations, actually inequations of LPP. जो हम LPP के जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं तब ये हमें बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए, जितने दूर तक मैंने आप लोगों को दिखाया पहले उसके बारे में समझा। आपको दिख रहा है कि एक ओरिजिन है हमारे पास, उस ओरिजिन से हम लोगों को कुछ चीजें, लेट मी जस्ट यूज रेड कलर। ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन से हम लोगों को कुछ चीजें डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने O1, O2, O3, O4, 5, D1, D2, D3, D4, D5।
अब हमारे पास सप्लाई और डिमांड आता है। सप्लाई यहां लिखा हम लोगों ने, डिमांड हम लोगों ने यहां लिखा। सप्लाई डिमांड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन डेस्टिनेशन हम लोगों को क्वेश्चन के दौरान जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ सप्लाई डिमांड पे ही काम करेंगे। तो ये जो क्वांटिटीज हम लोगों ने साइड में लिखी हुई है, ये हमारे पास लिखी रहे ना लिखी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑलवेज इसी तरह से सेट रहती है और सप्लाई डिमांड भी इसी तरह से सेट रहती है। यहां पर हम लोगों ने रेस्पेक्टिव हर एक का कॉस्ट लिखा। अब एक बात याद रखिए, हम इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम एक कॉलम यहां पर नया फॉर्म करेंगे, कॉलम नहीं एक्चुअली एक यहां बॉक्स फॉर्म करेंगे, जहां पर हम लोग देंगे एलोकेशन। ये एलोकेशन किस में आएगा ये मेथड पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग सबके साइड में एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वांटिटीज लिखेंगे। वो क्वांटिटीज आपको हमेशा याद रखिए सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे लिया जाता है, जो भी मिनिमम होता है उसके बारे में मैं मेथड में सिखाता हुआ चलूंगा। इस चीज को जो क्वांटिटी आप यहाँ लिखते हैं इसे कहते हैं एलोकेशन। तो हम हमेशा याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग ये भी साथ ही साथ समझते हुए चलो कि ये किस तरह से इक्विवेलेंट है हमारे एक एलपीपी के। मतलब ये फॉर्म देख के, ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म प्रॉब्लम का ये फॉर्म देख के मुझे लग रहा होगा बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इज इट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन एलपीपी? सो इफ इट इज देन व्हाई इट इज नॉट लुकिंग लाइक एन एलपीपी? It is going to look like an LPP. Let me just explain you by converting this whole expression into LPP. और for that, actually I need to just erase this part of supply. मुझे ये part थोड़ा blank चाहिए होगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा। So I'm starting. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज किस तरह से एक LPP पे कन्वर्ट होता है वो आपको लाइन बाय लाइन समझ आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है। तो आप ओके यहाँ एक और बात मैं बताता हुआ चलूं। देखिए, मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जनरेट किया है इसमें मैंने 5 रो 5 कॉलम लिए हैं। ये 5 रो और 5 कॉलम के साथ होगा जरूरी नहीं है, ये n रो और m कॉलम के साथ भी पॉसिबल है। यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होकर अगर आपको कोई फॉर्म करके देता है तो वो भी पॉसिबल है, जिसमें आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो रहा है तो उसको सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड होगा। तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं अभी इनिशियली कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट पॉसिबल है, और ये जरूरी नहीं है कि 5 में होगा, ये 3 भी कर सकता है और ये 20 भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको समझना है, लेकिन याद रखिए हर एक बोर्ड का अपना लिमिटेशन होता है। जिस तरह से आप लोगों के केस में मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि 5 से ज्यादा ऑर्डर का आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। और 5 में अगर दिया तो 5/4 देगा या 4/5 देगा, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में मैक्सिमम 1 का डिफरेंस लाएगा और नंबर मैक्सिमम लेके 5 तक जाएगा। 5 से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों को अपने सजेशन सीरीज के बारे में भी पता होगा, जहां पर सजेशन सीरीज में हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। काइंडली सजेशन सीरीज पे जाइए और वहां से सजेशंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। तो डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, डेस्टिनेशन 5, इस तरह से डेस्टिनेशन और ओरिजिन जो है इनको हम किस तरह से एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी एलपीपी लिखते हैं हमारे पहले पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे मीन z, ठीक है। और हम x पे फॉर्म कर रहे हैं तो x वेरिएबल आपको यहाँ नहीं दिखेगा। याद रखिए आपका x वेरिएबल जो है वो कॉस्ट पे बेस्ड है। जितने भी कॉस्ट हमारे दिए गए हैं उन कॉस्ट के साथ उनका मल्टीप्लीकेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में बनाए दिए रहेंगे। तो ये जो मिन जेड होने वाला है वो लगभग कुछ इस तरह से दिखेगा, सिग्मा साइन CIJ और XIJ, ठीक है। x आपके वेरिएबल्स है और कॉस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का यूज करके आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद आपको जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिखने होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आप 2 बार लिखोगे, ठीक है। एक बार सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आप लिखोगे बेस्ड ऑन A, तब आप इस पूरे रो को इस तरह से यूज करोगे, यानी कि C11 x1, C11 x1 x, C12 x, C13 x, इस तरह से लिखते हुए जाओगे इन सब को, ठीक है। और यहां पर ये सब क्या होगा, इक्वल्स टू A1, दूसरा इक्वल्स टू A2, तीसरा इक्वल्स टू A3 लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये कुछ दिखने में इस तरह से हमारे पास आने वाले हैं, C11 प्लस 11, C12 प्लस C13 प्लस C14 प्लस C15, 5 के साथ मैंने लिया तो 5 हो गया, इक्वल्स टू हो गया A1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले में C21 करके हम लोग लिखते हुए चलेंगे, फिर C22 करके लिखते हुए चलेंगे। इस तरह से लास्ट वाला हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, C51 प्लस C52। इस तरह से ये करते हुए कहां तक जाएगा, यहाँ प्लस होने वाला है, लास्ट वाला जो होगा C55 होगा और इसकी वैल्यू होगी A5। ये एक बार हम लोगों ने एक सेट तैयार किया, इसमें एक और सेट तैयार होने वाला है जो कि वर्टिकली होगा। ये हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने तैयार किया, अब वर्टिकली तैयार करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इनके A1 और A2 होने का, A1 और B1 होने का फर्क पड़ना है।
अब हम क्या करेंगे, हम C11 C21 C31 के साथ स्टार्ट करेंगे। C11 प्लस C21 प्लस C31 प्लस C41 प्लस C51। आप देख रहे हो ये हम लोगों ने वर्टिकली किया, यहाँ B1 होगा कॉस्ट। इसी तरह से हम इनके कॉस्ट को फिर लिखते हुए चलेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स हमारे रेडी हो रहे हैं और लास्ट कॉन्स्टेंट हमारा C15 से स्टार्ट होगा। C15 प्लस C25 प्लस डॉट 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 C55, ओके, इज इक्वल्स टू, ये 5 था हमारे पास, इज इक्वल्स टू B5। तो इस तरह से दो सेट ऑफ कांस्टेंट्स रेडी होंगे और डेफिनेटली A1 और A2 की जो सब वैल्यूज है और B1 B2 वैल्यूज जो है, ये सारे वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, ये सभी ग्रेटर देन 0 होने वाले। तो इस तरह से, और एक चीज बता दूं, ये जो सिग्मा साइन होगा इस पर, इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा ऑफ AI, मतलब जितने भी आई आपके पास है, यहाँ पर आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, इसका जो सम वैल्यू है, और जो इधर सिग्मा साइन लोगे आप BI पर, बी भी आपको दिख रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है आई और 5 तक जा रहा है, इनकी वैल्यूज ऑलवेज इक्वल होगी, तभी हम इसे बोलेंगे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अदरवाइज ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने अब तक जो चीजें सीखी हैं उसके बेसिस पर कह सकते हो कि गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर LPP के फॉर्म में हो तो आप उसे चाहो तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस फॉर्म में, और अगर वो इसी ऑलरेडी फॉर्म में है तो आप इसे रीड करके कन्वर्ट कर सकते हो LPP के फॉर्म में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आज आप लोगों को समझना था। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इस पार्ट में हम लोगों ने अब तक जो चीजें देखी हैं उसे थोड़ा समझ लीजिए। वो चीजें कुछ इस तरह से है कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का गिवन फॉर्म क्या होता है, उसमें जो क्वांटिटीज मेंशन है वो क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, डिमांड डेस्टिनेशन क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो क्वांटिटीज कहाँ लिखे होते हैं, कॉस्ट कहाँ पर हम लोग रखते हैं, और फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि एक गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरह से एक जर्नल LPP के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जर्नल LPP को किस तरह से हम लोग गिवन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने दूर तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी तो मैं आज के क्लास के दूसरे और बहुत ही वाइटल पार्ट में ले जाना चाहूंगा। रिमेंबर, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम मिल गया, तो हम लोग सबसे पहले उसका फाइंड आउट करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, IBFS। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS। मैं बार बार शॉर्टकट में IBFS से बोलूंगा। तो IBFS फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आ जाने के बाद जब आप उसको बैलेंस्ड कर लोगे, बैलेंस करने के बाद उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, तो सॉल्यूशन जो आप करोगे उसके लिए आपके पास 3 मेथड है जो प्रेफर्ड है। इसके अलावा और भी मेथड्स है जिनके बारे में मैं नाम तो लूंगा लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? 3 मेथड्स में से पहला नाम आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। बहुत ही पॉपुलर मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात की जाए IBPS 5 करने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो इस मेथड का लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि इस मेथड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, इसीलिए हमारे पास दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड हम इसे भी इलैबोरेटली समझेंगे अपने अगले क्लासेस में। पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को करेंगे, उसके बाद हम लीस्ट कॉस्ट मेथड को करेंगे, लेकिन फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम थर्ड नाम देते हैं वोगन्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सिंपली वोगन्स मेथड लिखते हैं, वोगन्स मेथड। वोगन्स मेथड में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इट इज गोइंग टू बी वोगन नहीं, आई थिंक वोगल होता है, एल होता है, ठीक है, आई मिसरिटन है एक्चुअली, मैं भूल रहा हूं नाम, वोगन नहीं वोगल होता है। इफ इट इज अ नेम जस्ट करेक्टेड, ओके। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम वैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसे हम वैम डायरेक्ट सिंपली कहते हैं वैम। तो ये वोगल होने वाला है, इसलिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा एंड आई हैव टू रीराइट इट बिकॉज गलत इंफॉर्मेशन देना सही नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं, थर्ड मेथड के नाम पढ़ते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, in short वोगन अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम।
तो वैम के नाम से भी जानेंगे। और हम फाइनली फाइंड आउट क्या करेंगे कि जब क्वेश्चंस को वैम में सॉल्व किया जाता है तब मोस्ट एक्यूरेट आंसर आता है। यानी हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आएगा तो उसके ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट को मिनिमाइज करना। जब आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का इस्तेमाल करोगे तो जो आपका कॉस्ट आएगा लीस्ट, जब लीस्ट कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे तब जो कॉस्ट आएगा उसमें डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर आपको यहाँ 1000 मिल रहा है तो हो सकता है आपको लीस्ट वाले में 800 मिलेगा। अब 200 का जो गैप आ रहा है आपके पास, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, इजंट इट, कि 200 रुपए आप अपना सेव कर पा रहे हो। तो कॉस्ट अगर 200 रुपए सेव हो पा रहे हो तो क्यों आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इस्तेमाल करोगे? लेकिन जनरली सीखना जरूरी है। कॉर्नर में मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, आई एम डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स टुडे। सो लीस्ट कॉस्ट मेथड आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपको कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पर सॉल्व करने ही कहेगा तो आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लीस्ट कॉस्ट मेथड पे बोल देगा तो आपको वही इस्तेमाल करने का। लेकिन वोगल सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें जो अप्रोक्सीमेशन आता है वो और एक्यूरेट आता है। ठीक है, हमारा एम होता है किसी भी क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा एम है, क्या वो फुलफिल होगा इनसे? नहीं, क्योंकि अगर इनसे हो गया होता तो हम इसको कभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बुलाते। आई होप कि एलपीपी में इतने दूर पहुंचने के बाद आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब पता हो गया होगा। ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं जो आपको रिजल्ट के तरफ टेंड करवाएंगे, बट दैट आर नॉट गोइंग टू बी योर एक्यूरेट आंसर्स। इवन यू कैन मिनिमाइज इट बाय डूइंग द ऑप्टिमल मेथड। फॉर दैट वी आर गोइंग टू लर्न मोदीज मेथड। ओके, तो मोदी मेथड हम लोग अपने डिस्कशंस में लेके आएंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताता हुआ चलूं कि ऑप्टिमिलिटी रीच करने के लिए जो मोदी मेथड है उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इसमें से किसी एक को यूज करके जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पर हम करेंगे। तो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम कुछ इस तरह से एंड करेंगे कि हम आज इन तीनों मेथड्स के लिए बता के क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा एंड वन बाय वन हर एक वीडियो में होगा। तो आपको पता चल रहा है ये 20 नंबर वीडियो है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 19 नंबर। तो 20 नंबर वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को डिस्कस करेंगे, 21 में हम लोग लीस्ट को डिस्कस करेंगे और 22 में वोगल्स को करेंगे। तो मोदी मेथड के लिए अगर आप लोगों ने ये सारा सीख रखा हुआ है तो सिंपली जंप कर जाइए 20, 21, 22 के बाद 23 नंबर वीडियो में, जहां पर मोदीज मेथड जो है जिससे हम लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो आप सीख पाओ। आई होप कि जो क्लास का आज मेन कंटेंट था वो मैं आप सब लोगों को समझा पाया। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किस तरह से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक एलपीपी प्रॉब्लम को रिजेंबल कर सकता है, या फिर एक एलपीपी कन्वर्ट हो सकता है एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, ये मेथड्स ये क्यों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमें ऑप्टिमिलिटी रीच होती है, ऑप्टिमिलिटी के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में आप लोगों को मिल गए होंगे, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। तो मैं अपने कैंडिडेट से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। बताइए आप लोग, कोई डाउट है अब तक, कोई क्वेश्चन? सब लोग अनम्यूट करेंगे करके। नो सर। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है? हाँ। शुभम अधिकारी, आई थिंक शुभम, ओके, शुभम अभी प्रेजेंट नहीं, हमारे बीच लगता है नेटवर्क का कोई इशू हुआ इसलिए वो चले गए हैं। तो बेसिकली ये था हमारा वो चीज जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किया। हम अगले क्लास में मिलेंगे और हम जानेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए। तो आज का क्लास इतने दूर ही रहने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए डू टेक केयर।